हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परवीन ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 मैट्रिक्स। ठीक है, एनडीए एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का अगर आप तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स की तो आपको इस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को करवा रहा हूँ और बेसिक कंसेप्ट करवाने के बाद मैं आप लोगों को करवाऊंगा इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, जिस जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो आप जाके जो है देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ छोटी सी, कि आप जो है एनडीए के लिए, एयरफोर्स एक्सवाई के लिए हमारी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी के ऊपर। अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप एनडीए कैटेगरी सिलेक्ट करके वहाँ जो है आप जो है हमारी लाइव क्लासेस को भी देख सकते हैं। ये जो लाइव क्लासेस है वो फ्री भी होती है गाइज, ठीक है, और पेड कोर्स भी होता है, दोनों ही है। ठीक है, तो पेड कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिस रेफरल कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पेड कोर्स होता है इसके अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, मैथ भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जीएटी भी आपको पढ़ने को मिलेगा, मतलब सारे सब्जेक्ट की आपको वीडियोस मिलेगी। ठीक है, और इसको आप 1 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, 3 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं और 12 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और अगर आपको फ्री क्लासेस देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरी मैथमेटिक्स की क्लास, फ्री क्लास आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली हर क्लास का लिंक मिलेगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ओके, तो कल हमने लास्ट जो डेफिनेशन की थी वो थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की कैसे करेंगे, और उसके कुछ एक पॉइंट्स मैंने प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को बताई थी। नेक्स्ट आज की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं और ट्रांसपोज होता क्या है। देखिए, द मैट्रिक्स obtained फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स ए बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम्स या कॉलम्स इनटू रो। क्या करते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, जैसे मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है। टू किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो क्या कर देते हैं, इस मैट्रिक्स ए के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। जो रो फर्स्ट है उसको मैं कॉलम फर्स्ट बना देता हूं, जो रो सेकंड है उसको मैं कॉलम सेकंड बना देता हूं। तो रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करेंगे, और इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी, उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बन जाएगी, जिसको हम डिनोट करते हैं ए की पावर टी। ए की पावर टी का मतलब होता है ए ट्रांसपोज, या अब इसको आप लिख सकते हैं ए डैश। ए डैश का मतलब भी क्या होता है, ए ट्रांसपोज। जो फर्स्ट रो है 1 2 3, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो 1 2 3। जो सेकंड रो है 4 5 6, इसको आप सेकंड कॉलम बना दो 4 5 6। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या बन गया, 3 क्रॉस 2। तो देखो, अगर ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, और उसका जो ट्रांसपोज है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सिंपल। आपको किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हो, क्या कर दो, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो। आपस में इंटरचेंज करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो आपकी ए का ट्रांसपोज आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई हार्ड वाली डेफिनेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैट्रिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका अगर हम ट्रांसपोज कर दिया और उसका अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो वापिस वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4, मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो फर्स्ट रो क्या है 1 2, इसको फर्स्ट कॉलम बना देता हूं 1 2। सेकेंड रो को 3 4, सेकेंड कॉलम बना दिया। अब इस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर देते हैं,
तो जो फर्स्ट रो है 1 3 उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, जो सेकंड रो है 2 4 उसको सेकंड कॉलम बना दिया। तो वापस देखो ए बन गया, देखो ए के इक्वल आ गया। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वो वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर 2 मैट्रिक्स 2 3 4 5 कितनी भी मैट्रिक्स हो, अगर वो प्लस में है उसका होल ट्रांसपोज है तो आप उनका अलग अलग ट्रांसपोज लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखता हूं ए प्लस में बी प्लस में सी का होल ट्रांसपोज, प्लस में अगर है तो आप उनका अलग अलग ट्रांसपोज लिख सकते हैं, और अगर माइनस में है तब भी आप अलग अलग ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर k इंटू ए का होल ट्रांसपोज है, k क्या है, कोई भी स्केलर नंबर है, वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है। तो k का ट्रांसपोज नहीं होगा, k कोई भी कांस्टेंट है। जैसे मैं कहता हूं कि 5 इंटू का a का होल ट्रांसपोज करो तो 5 एज इट इज आएगा, सिर्फ ट्रांसपोज जो होगा वो a का ट्रांसपोज होगा। हमेशा याद रखना जो ट्रांसपोज होता है वो सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, कांस्टेंट नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता। तो वो कांस्टेंट नंबर क्या आएगा आपका, एज इट इज आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रोडक्ट वाली, इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। अगर मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है तो अलग अलग ट्रांसपोज तो होगा, लेकिन उल्टा पहले b आ जाएगा, b का ट्रांसपोज फिर इनटू में a का ट्रांसपोज। बच्चे क्या कर देते हैं, इसको अलग अलग ट्रांसपोज ऐसे लिख देते हैं, पहले a है तो a का ट्रांसपोज इनटू b का ट्रांसपोज, जो कि गलत है। कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं होते। अगर a इंटू b है तो b पहले आएगा फिर a आएगा। अगर 3 नंबर प्रोडक्ट में है, जैसे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का होल ट्रांसपोज है, तो पीछे से स्टार्ट करो, पहले d आएगा, d का ट्रांसपोज, फिर आएगा c का ट्रांसपोज, फिर b का ट्रांसपोज, फिर a का ट्रांसपोज। जितने भी मैट्रिक्स हो, यहां मैंने n नंबर ऑफ मैट्रिक्स ले रखी है, देख लो सभी प्रोडक्ट में है, तो अलग अलग ट्रांसपोज करोगे तो सबसे पहले an सबसे पहले, फिर an-1, फिर देखो a3 a2 a1 जो है वो लास्ट में आएगा। तो याद रखना इसका उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है अगर प्रोडक्ट में है तो। डिवाइड में मैट्रिक्स नहीं होती। अगर दिमाग में आप लोगों के ये ख्याल आ रहा है कि सर अगर डिवाइड में हो तो मैट्रिक्स कभी भी डिवाइड में नहीं होती, इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि मैट्रिक्स कभी भी डिवाइड में नहीं होती। मुझे को पता है कि कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि सर डिवाइड। नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता है, ठीक है, याद रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी के ही इक्वल होगा। तो ये 6 प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रांसपोज की, और 6 की 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोगों के दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से फिट कर लो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया तो वो क्या बन गई, मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। फॉर एग्जांपल जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 2 1, ए का ट्रांसपोज करो, फर्स्ट रो क्या है 1 2, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो 1 2, सेकेंड रो क्या है 2 1, इसको सेकेंड कॉलम बना दो 2 1। तो देख लो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाता है तो उस केस में उसको हम क्या बोल देते हैं गाइज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन। और नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए, उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स ए ले ली, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होंगे, याद रखना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट होंगे, मतलब 1 1 एलिमेंट, 2 2 एलिमेंट, 3 3 एलिमेंट, ये हमेशा आपके 0 के इक्वल आए। जैसे 0 माइनस का 2, ये 2 ले लेता हूं और ये 0, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली। इसका ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 2 0। अब क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस जब कॉमन लूंगा बाहर तो ये 0, ये प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 0। तो ये देखो अब ये माइनस तो बाहर आ गया, ये जो पीछे बना वापिस ए बन गया ना, तो ये माइनस का ए, तो ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये क्या है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। एक एक डेफिनेशन करवाऊंगा, कोई भी डेफिनेशन आप लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, एक भी डेफिनेशन हम स्किप नहीं करेंगे, एक एक डेफिनेशन हम करेंगे विद एग्जांपल,
ठीक है, ताकि आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप लोगों को ऐसा ना रहे कि ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक एक चीज करवाऊंगा, एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए आपको लगे कि हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर। और हाँ, अगर कोई भी डेफिनेशन में प्रॉब्लम आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आई है या नहीं आई। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, आप सभी को पता है। जैसे 2 प्लस में 3 आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसका कंजुगेट करूं तो आपको पता है जो आइटा वाला पार्ट होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3 आइटा, है ना। तो अब कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अगर कंजुगेट करना है तो आपके दिमाग में एक चीज आने जानी चाहिए कि अब जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होंगे वो कौन से एलिमेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है, तो देखो, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स एलिमेंट। मतलब एक मैट्रिक्स ए है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑन रिप्लेसिंग इन एलिमेंट्स बाय कोरोस्पॉन्डिंग कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कर देंगे, उन एलिमेंट्स का सभी काम क्या कर देंगे, कंजुगेट कर देंगे। कंजुगेट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो उस मैट्रिक्स का कंजुगेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैट्रिक्स ए हमें दी हुई है, इसका मुझे कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट को डिनोट करेंगे ए बार से, ये देखो ए बार से। तो क्या कर दो, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का आप कंजुगेट कर दो। तो 1 + 2 आइटा का कंजुगेट 1 - 2 आइटा, 1 - 3 आइटा का 1 + 2 3 आइटा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हमेशा आइटा का साइन चेंज होता है, हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। 8 क्या रियल नंबर का कंजुगेट नहीं होता तो 8 एज इट इज आ जाएगा। 7 + 8 आइटा है तो 7 - 8 आइटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 है, 7 का 7 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि रियल नंबर का तो कंजुगेट होता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स ए का क्या आ जाएगा, कंजुगेट आ जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल इजी, कुछ भी हार्ड वाली चीज नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट कंजुगेट की भी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, अगर दो वही है, ए का अगर 2 बार कंजुगेट करेंगे तो वापस वही ए आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर a + b का होल कंजुगेट है तो a का कंजुगेट प्लस में b का कंजुगेट लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 कि अगर अल्फा × a का होल कंजुगेट है, अल्फा अगर रियल नंबर है तब तो अल्फा × a का कंजुगेट एज इट इज आ जाएगा, अगर अल्फा रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा का भी कंजुगेट हो जाएगा और इनटू में ए का भी कंजुगेट हो जाएगा। अल्फा अगर रियल नंबर है तो एज इट इज, और अल्फा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा का भी कंजुगेट होगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर प्रोडक्ट में है तो आप अलग अलग कंजुगेट लिख सकते हैं, ए का कंजुगेट इनटू में बी का कंजुगेट। अब याद रखना, यहाँ बी पहले नहीं आएगा, यहाँ ए की जगह रहेगा, बी की जगह रहेगा, क्योंकि ये कंजुगेट है, ट्रांसपोज नहीं है, दोनों में फर्क है। तो ए का ए एज इट इज, बी एज इट इज, ए का कंजुगेट बी का कंजुगेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, ट्रांसपोज कंजुगेट। नाम से पता चल रहा है पहले ट्रांसपोज करना है उसके बाद उसका कंजुगेट करना है। पहले ट्रांसपोज की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, कंजुगेट की भी डेफिनेशन कर चुके हैं। पहले क्या करें, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका ट्रांसपोज कर दो और ट्रांसपोज करने के बाद उसका कंजुगेट कर दो। ठीक है, पहले क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, फिर उसका क्या कर दो, कंजुगेट कर दो, या पहले कंजुगेट कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो, दोनों एक ही बात है। और इसको डिनोट करते हैं ए की पावर थीटा से। ए की पावर थीटा का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है, पहले ट्रांसपोज करना है उसके बाद उसका कंजुगेट करना है। सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। ओके, डन। नेक्स्ट ट्रांसपोज कंजुगेट की प्रॉपर्टीज। अब देखो, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी और कंजुगेट की प्रॉपर्टी दोनों अप्लाई कर दो। फर्स्ट कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं तो वापस वही ए आ जाएगा। और अगर मैट्रिक्स ए प्लस में बी का होल ट्रांसपोज कंजुगेट है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। अगर k × a का ट्रांसपोज कंजुगेट है तो k अगर रियल नंबर है तो एज इट इज रहेगा, a का ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाएगा।
और k अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो k का कंजुगेट होगा और a का ट्रांसपोज कंजुगेट होगा, क्योंकि k कांस्टेंट नंबर का तो ट्रांसपोज तो होता ही नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कंजुगेट होगा। ठीक है, याद रखना k अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो। नेक्स्ट, अगर प्रोडक्ट में है तो देखो आपको पता है कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो पहले b आएगा फिर a आएगा फिर इसका कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट। तो याद रखना कि अगर आपको ट्रांसपोज कंजुगेट करना है तो b इंटू ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट में है तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपने शायद ही पढ़ी होगी, है ना, ये डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, मैट्रिक्स में ये भी डेफिनेशन होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि प्लस 2 में तो ये डेफिनेशन आती नहीं है लेकिन एग्जाम में आ जाती है, एनडीए एयरफोर्स के एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन कब बोलते हैं? जैसे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता था कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाता था तो उसको हम सिमेट्रिक बोलते थे। वैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर ए का ट्रांसपोज कंजुगेट ए के इक्वल आ जाए तो उसको हम हर्मिशियन बोलते हैं। अगर ए का ट्रांसपोज कंजुगेट ए के इक्वल आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हर्मिशियन। और स्क्यू हर्मिशियन कि अगर ए का ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस ए के इक्वल आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू हर्मिशियन। और जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? 0 0 0, वैसे स्क्यू हर्मिशियन में भी डायगोनल के एलिमेंट देख लो आपके क्या होते हैं? 0 0 0 होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, याद रखना। ट्रांसपोज जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमेशा जो होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, याद रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी क्योंकि तभी तो वो इक्वल आएगी। अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर दोनों का ऑर्डर भी अलग अलग हो जाएगा। अब देखो अगर अगर 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो ए का ट्रांसपोज तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो जाएगा। दोनों का ऑर्डर अलग अलग हो गया तो इक्वल होने के तो कोई चांस ही नहीं है। तो फिर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक तो कभी आएगी नहीं। तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन होगी। ओके, डन है डेफिनेशन। कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट करके। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलते हैं? एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए को मैं ऑर्थोगोनल कब बोलूंगा? अगर ए की प्रोडक्ट उसके ट्रांसपोज के साथ करें और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाता है? आइडेंटिटी के इक्वल। या मैं कह सकता हूं कि ए ट्रांसपोज इंटू ए अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरी एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन, अगर ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल आ जाता है तो उसको भी हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ए इनवर्स हमने अभी तक पढ़ा नहीं है लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा, मतलब डिटर्मिनेट का पार्ट है वो, अभी हम मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन में ये चीज आपकी आती है कि अगर ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल, ऑप्शन में कई बार दिया होता है कि ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन ऑप्शन नंबर ए आपको दे दिया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए होगा। ऑप्शन नंबर बी दे दिया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा। ऑप्शन नंबर सी दे दिया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। और डी दे दिया कि नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में सर ने बताया था कि या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा ये वाला तब वो ऑर्थोगोनल है, या ऑप्शन में मिलेगा ये वाला तब भी वो ऑर्थोगोनल है, या ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन होता है कि अगर ए का डिटर्मिनेट प्लस माइनस 1 आ जाता है तब भी वो क्या होता है भाई? ऑर्थोगोनल होता है। तब भी वो क्या होता है? ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, तो ये तीनों अगर ऑप्शन में आपको मिले तो ऑर्थोगोनल की तीनों की कंडीशन होती है। तीनों में से कोई भी अगर आपको ऑप्शन में मिले तो वही आपका करेक्ट आंसर है। और अगर बोलता है कि ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आप देख लो कि ये तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी ऑप्शन में है तो वो आपका आंसर है। ओके, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही होती है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो आपका आइडेंटिटी के इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज जो है वो आपका ए इनवर्स के इक्वल होता है, और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका प्लस माइनस 1 आता है।
ये दो चीज़ तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेट में, कि डिटर्मिनेट क्या होता है और इनवर्स कैसे निकालते हैं। लेकिन फिर भी आपकी ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है गाइस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट कोई भी नंबर को आइडेम्पोटेंट कब बोलते हैं? जब उसका स्क्वायर उसी के इक्वल आ जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल आता है, तो 1 जो होता है वो एक आइडेम्पोटेंट नंबर होता है। वैसे मैट्रिक्स में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है? अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है, अगर ए का स्क्वायर ए के इक्वल आ गया तो उसका मतलब वो क्या है? एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली, देखो 1/2 1/2 1/2 1/2। ए का स्क्वायर करेंगे मतलब ए की ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये चीज बनेगी। वापिस देखो क्या बन गया? ए बन गया। ए का स्क्वायर वापिस ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये होगा कि ये जो है वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। बस सिंपल सी डेफिनेशन, नाम दिमाग में कि आइडेम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मतलब उसका स्क्वायर उसी के इक्वल आ जाए तो उसका आइडेम्पोटेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इनवोल्यूटरी। इनवोल्यूटरी का मतलब होता है आइडेंटिटी। इन का मतलब आइडेंटिटी, ठीक है। इनवोल्यूटरी का मतलब आइडेंटिटी। अगर ए का स्क्वायर, अगर ए का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरी बात कि अगर ए का इनवर्स ए के इक्वल आ जाए तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन में कोई भी चीज दे सकता है, वो हो सकता है ऑप्शन में आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी दे दे, आपको बोले कि ए इज एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, देन ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ऑप्शन नंबर सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो उस केस में आपका आंसर होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी होता है तो इनवोल्यूटरी होता है। दूसरा, अगर ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, हाँ तो अगर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है तब भी वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। याद रखना, दोनों में से कुछ भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो डेफिनेशन दिमाग में फिट, एक एक पॉइंट बता रहा हूं, कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा, एक एक पॉइंट बता रहा हूं। इसके बावजूद भी अगर आप लोग क्वेश्चन गलत करे आएंगे एग्जाम में तो भाई ये गलत बात है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है ना। और याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, इस चीज का ध्यान रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। देख लो, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज इनवोल्यूटरी। हर यूनिट मैट्रिक्स जो होती है वो यूनिट मैट्रिक्स जो होती है वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर हमेशा आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी ये स्टेटमेंट आपको दे सकता है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट के एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज इनवोल्यूटरी। स्टेटमेंट नंबर सेकंड आपको कुछ और दे दी, आपको बोला बताया कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्लियर है तो आपकी क्लियर है भाई। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी निलपोटेंट। नील का मतलब होता है जीरो, आपको पता है नील का मतलब जीरो। निलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए पी क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है। ए की पावर पी अगर जीरो आ जाए, जैसे बाई चांस अगर आपका ए स्क्वायर जीरो आ जाए, या ए की क्यूब जीरो आ जाए, ए की पावर 4 जीरो आ जाए, ए की पावर 5 जीरो आ जाए, ए की पावर कुछ भी नेचुरल नंबर अगर जीरो आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ए आपको गिवन है, ए आपको गिवन है, ठीक है, ए स्क्वायर आपका नॉट इक्वल टू जीरो आता है, लेकिन ए की क्यूब आपका जीरो आ जाता है, वो भी निलपोटेंट है। मैं बोल रहा हूं कि ए की पावर कुछ भी, अगर आपका ए स्क्वायर जीरो आ जाए निलपोटेंट, अगर ए स्क्वायर जीरो नहीं आया तो ए की क्यूब अगर जीरो आ जाए तो निलपोटेंट, ए क्यूब भी आपका जीरो नहीं आया, ए की पावर 4 अगर जीरो आ जाए तो भी निलपोटेंट। मतलब ए की पावर कुछ भी नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, 1 को छोड़ के, पी की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कुछ भी आ जाए तो आपको उसको क्या बोलेंगे? निलपोटेंट बोलेंगे। पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए की पावर पी,
ठीक है, तो उसको हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर गाइस? एक ही एक चीज मैं 2-4 बार रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। कई बार बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर आप एक ही एक चीज को 2-4 बार रिपीट करते हैं तो एक बार में ही हमें पता चल जाता है। तो एक ही एक चीज 2-3 बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आप लोगों के एकदम दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये चीज ऐसी है, और आप लोगों का भी पढ़ते टाइम ये चीज 1-2 बार रिपीट करनी चाहिए। हाँ ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स कि अगर हमने ऑर्थोगोनल पढ़ा था, ऑर्थोगोनल में ये था कि ए का ट्रांसपोज अगर ए का ट्रांसपोज की प्रोडक्ट अगर ए के साथ करें, आइडेंटिटी आ जाए तो उसको हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी में अगर ए के ट्रांसपोज कंजुगेट की प्रोडक्ट अगर ए के साथ करें, अगर वो आइडेंटिटी आ जाए, या ए की प्रोडक्ट ए के ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ करते हैं तो उसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, सिंपल डेफिनेशन। और यहां आप याद रखना कि ए के ट्रांसपोज कंजुगेट का जो डिटर्मिनेंट है वो ए के इक्वल आएगा। देख लो दूसरी, ये अलग अलग लिख सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टी आगे आएगी डिटर्मिनेंट में, मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, ओके। और द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिट मॉडुलस, हमेशा जो है वो यूनिट मॉडुलस +-1 आता है। ओके, याद रखना। तो यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया। यूनिटरी मैट्रिक्स कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं भी आता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए ये डेफिनेशन। ओके, तो ये हमारी लास्ट डेफिनेशन थी। पूरा मैट्रिक्स चैप्टर का एक एक डेफिनेशन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, कोई भी डेफिनेशन मैंने नहीं स्किप की है। ठीक है, सारी की सारी डेफिनेशन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं मैट्रिक्स की, याद रखना मैट्रिक्स की, क्योंकि डिटर्मिनेंट में अभी आगे रहता है अर्जॉइंट है, इनवर्स, वो सारी चीजें डिटर्मिनेंट में आती है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना वो सारा डिटर्मिनेंट का पार्ट है। तो डिटर्मिनेंट के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब नेक्स्ट में। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक कंसेप्ट करवा दिया है। और जिस बच्चे ने पहला पार्ट नहीं देखा है, पहला पार्ट भी देख लीजिएगा, ये वाला पार्ट भी देख लीजिएगा। और आप में से अगर किसी ने मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं कर रखा है, अनअकैडमी फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी प्रोफाइल का। और आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्योंकि अगर आप लोग फीडबैक देंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं आ रही। ओके, और आप में से अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर बेल आइकन नहीं दबा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना कि जो बच्चा जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसका बेल आइकन प्रेस नहीं हो रहा है, तो आप एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका बेल आइकन ऑन हो जाएगा। ओके, चल मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स।